Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing business studies और आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 7, द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, किसी भी बिजनेस के अलाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह हमें जिंदा रहने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बड़ा जरूरी होता है, उसी तरह किसी भी बिजनेस के अंदर फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर चीज के लिए छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के लिए यू नीड फाइनेंस, यू नीड मनी। आपको रुपया चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपको वित्त चाहिए। इट इज द हार्ट ऑफ अ बिजनेस। एक तरह से बिजनेस का हार्ट कहलाता फाइनेंस। फाइनेंस की कमी के चलते कोई भी बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक अलाइव या जिंदा नहीं रह सकता। सो इसीलिए फाइनेंस किसी भी बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको बताया हुआ है, टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइज स्मूथली फाइनेंस इज द एटमोस्ट रिक्वायरमेंट। तो किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को स्मूथली यानी आरामदायक ढंग से चलाने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। इन द अब्सेंस ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, नीदर अ बिजनेस कैन कंडक्टेड इन एन एफिशिएंट मैनर नॉर इट इज पॉसिबल टू एक्सपैंड इट। तो फाइनेंस की डेफिशिएंसी के चलते किसी भी बिजनेस को हम एफिशिएंटली नहीं चला सकते, ठीक है, और उसे एक्सपेंड के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस या रुपया या मनी या वित्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का नेचर यानी कि प्रकृति हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस का नेचर सबसे पहले देखिए, नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। तो किसी भी तरह का बिजनेस हो, वेदर इट्स अ होल ट्रेड बिजनेस, रिटेल बिजनेस, प्रोडक्शन बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस हो, ठीक है, वी नीड फाइनेंस। हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस इज नेसेसरी फॉर ट्रेडिंग एज वेल एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ जहां आप ट्रेड कर रहे हो, दोनों के लिए फाइनेंस जरूरी होता है। सो फाइनेंस इज नीडेड फॉर बोथ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आपका पहला पॉइंट कि इट इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस, कि हर बिजनेस के लिए, किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना हो, ठीक है, हर बिजनेस के लिए जो फाइनेंस होता है वो जरूरी होता है। सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल बिजनेस। सेकंड है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। भाई, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट स्मॉल है या लार्ज है, ये किस पर डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है कि भाई फाइनेंस की रिक्वायरमेंट आपको स्मॉल है या लार्ज है। फॉर ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, बड़े एंटरप्राइज के लिए लार्ज फाइनेंस चाहिए। स्मॉल जो एंटरप्राइज होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए स्मॉल हमें फाइनेंस चाहिए। नेक्स्ट है, इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल। तो भाई, जो फाइनेंस होता है उसमें दो तरह की कैपिटल इंक्लूड होती है, ठीक है। तो दो तरह की कैपिटल होती है। सबसे पहला होता है ओनर्स फंड, जो ओनर लगाता है, जो ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, और सेकंड होता है बोरोड फंड। बोरोड यानी कि उधार लेना, जैसे डिबेंचर इशू करके उधार ले लेना या बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले लेना, ठीक है। तो जो फाइनेंस होता है इसमें ये सभी तरह के फाइनेंस इंक्लूड होते हैं। सो इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, ओनर्स कैपिटल एज वेल एज डेट कैपिटल। ये जो बोरोड कैपिटल होता है ना, जो दूसरे से हम उधार लेते हैं, इसे हम डेट कैपिटल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड अ डेट कैपिटल, ठीक है। डेट कैपिटल भी आपकी कहलाती है। नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग नेचर। जो फाइनेंस का नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्लक्चुएटिंग, यानी कि ये बदलता रहता है, यानी कि ये बदलता रहता है, ठीक है। कभी हमें स्मॉल फाइनेंस सीजन में हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है भाई फाइनेंस की, ऑफ सीजन में हमें बहुत कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें। जब हाई सीजन होता है, प्रोडक्ट का सीजन आता है, तो बहुत ज्यादा जब डिमांड हाई होती है तो हमें फाइनेंस भी हाई चाहिए। जब मंदी आती है, भाई सस्ती आई हुई है, मार्केट में सामान बिक नहीं रहा है, तो हमें स्मॉल फाइनेंस चाहिए होता है। तो यही बताया हुआ है कि भाई द मेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द नीड ऑफ फाइनेंस इज द लेवल ऑफ बिजनेस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो इन समय पर हमें अलग अलग देखना पड़ता है। देयर इज एन इमीडिएट चेंज इन द नीड ऑफ फाइनेंस विद द चेंज इन दीज फैक्टर। तो जैसे ये इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिमांड, इन फैक्टर में चेंज
आता है तो हमें फाइनेंस की नीड को भी अरेंज करना पड़ता है। डिटरमिन्स द साइज ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट पॉइंट है इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, साइज ऑफ बिजनेस, तो ये बिजनेस के साइज को डिटरमिन करता है कि भाई बिजनेस का साइज कैसा है, स्मॉल है या लार्ज। अगर आपने बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस इंट्रोड्यूस करके बिजनेस ओपन किया तो डेफिनेटली वो एक लार्ज साइज ऑफ बिजनेस कहलाएगा। और अगर आपने स्मॉल फाइनेंस से भाई 15-20 हज़ार से बिजनेस स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली ये स्मॉल नीड ऑफ फाइनेंस होती है। ठीक है, तो फाइनेंस बिजनेस के साइज को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट इट्स अ वाइडर टर्म, इट्स अ वेरी नेक्स्ट पॉइंट था वाइडर टर्म। जो फाइनेंस होती है ये काफी वाइडर, काफी ब्रॉड टर्म कहलाती है। ठीक है, सो बिजनेस फाइनेंस इज वेरी वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स द एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट। तो वाइडर टर्म क्यों है, क्योंकि पहले हम इसमें एस्टिमेशन, अंदाजा लगाते हैं हमें कितना फाइनेंस चाहिए, उसके बाद उस फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद उस फाइनेंस की प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए हम उसको यूजफुल चीज़ों में उसे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने मशीन खरीदी, भाई एक बड़ी मशीन खरीद ली जिससे हमने, ठीक है, काफ़ी आगे प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो इस तरह से ये काफ़ी वाइडर टर्म होती है। तो ये थे आपके नेचर। इसके बाद आपका आ रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कि बिजनेस फाइनेंस के क्या महत्व है, किस तरह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिजनेस फाइनेंस के लाभ, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के लाभ हमें बताने हैं। तो पहला देखिए, नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला यही है कि बिजनेस फाइनेंस बहुत जरूरी होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। एक बिजनेस एंटरप्राइज को खड़ा करने के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, आपको रुपया चाहिए। जैसे एमडीएच मसाले, ठीक है, तो जो एमडीएच वाले जो धर्मपाल जी हैं उनकी अभी डेथ हुई है एक दिन पहले ही, तो उन्होंने कैसे बिजनेस खड़ा किया अपना मसालों का, केवल 1500 रुपए लेकर वो दिल्ली आए थे और 1500 रुपए से उन्होंने आज इतना करोड़ों का कारोबार खड़ा कर दिया। तो किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियली आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेसेसिटी फॉर रनिंग द बिजनेस। भाई एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो जरूरी होता है और साथ ही साथ रनिंग के लिए लगातार उसे, रनिंग का मतलब चलाना, सो नेसेसिटी फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिना फाइनेंस के बिजनेस को कैसे चला पाएंगे हम, ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज को लाभ गेन करना पड़ता है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटियां ऑफर की जाती है हमें मार्केट के अंदर, उन अपॉर्चुनिटीज का हमें लाभ उठाना पड़ता है। ठीक है, हमें कैरियर वगैरह हो गया, रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने में, वेजेस, इन सैलरी, इन सब में हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉपर फाइनेंस से ही हम अपने बिजनेस को चला पाते हैं। नेक्स्ट, नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो भाई बिजनेस जो है वो नेसेसरी है किसके लिए, फॉर मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है आधुनिक तकनीकों का यूज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज करना। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में क्या आती है, नई नई आधुनिक मशीनें आती हैं, कोई ओल्ड टेक्नोलॉजी से न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू प्लांट आपका आता है। ठीक है, सो इट इज नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, एंड एक्सपेंशन फॉर बिजनेस। और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। भाई बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें फाइनेंस डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के हम कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो मॉडर्नाइजेशन मींस इंस्टॉलिंग न्यू एंड मॉडर्न मशीन इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन। तो पुरानी मशीन के स्थान पर हमें नई मशीन लगानी पड़ती है। ठीक है, और हमें कंपटीशन में रहने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए फाइनेंस जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर। भाई अवसर आते रहते हैं मार्केट के अंदर, उन अवसरों का, उन अपॉर्चुनिटीज का हमें फायदा उठाना पड़ता है। कब उठा पाते हैं उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा, जब हमारे पास फाइनेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने हमें सीधा 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा भाई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वेजेस पे करने के लिए, कैरियज पे करने के लिए, नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए, तब तक हम उस अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे।
तो जो बिजनेस फाइनेंस होता है इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, ये बहुत जरूरी होता है हमें अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए। नेसेसरी फॉर फेसिंग द रिसेशन, ठीक है, रिसेशन यानी कि मंदी का दौर, आर्थिक मंदी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, नेसेसरी फॉर द रिसेशन। तो आर्थिक मंदी जब आती है तो मंदी का सामना करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना बिजनेस फाइनेंस के हम, ठीक है, बिना बिजनेस फाइनेंस के हम रिसेशन का, आर्थिक मंदी का सामना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंदी का दौर ऐसा दौर होता है जहां पर लोग सामान नहीं खरीदते, डिमांड लो होती है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता भाई, प्रोडक्ट आपके पड़े रहते हैं दुकान के अंदर, बिक नहीं पाते, आपको उधार भी बेचना पड़ जाता है भाई, उधार आपने प्रोडक्ट आपके उधार बिकते जा रहे हैं, फाइनेंस आपके पास होगा नहीं तो आप सैलरी वगैरह पे नहीं कर पाओगे। तो रिसेशन की कंडीशन को फेस करने के लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस चाहिए होता है। नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग द गुडविल, तो भाई गुडविल को इंक्रीज करने के लिए, अपनी गुडविल को बढ़ाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। गुडविल होता है प्रसिद्धि, ठीक है भाई, लोग आपके बारे में बात करें, लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करें, एक दूसरे से शेयर करें, इसे ही हम गुडविल कहते हैं। गुडविल यानी प्रसिद्धि, ख्याति। प्रसिद्धि जब होती है जब लोग आपके प्रोडक्ट को पहचाने और उसके बारे में बात करना शुरू करें। लोग आपके प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, तो इससे गुडविल भी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो फाइनेंस जो होता है, प्रॉपर फाइनेंस आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो ये था आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको पता ही है, किसी भी बिजनेस में 3 तरह की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। कितने तरह की होती है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट? 3 तरह की। सबसे पहले आपकी होती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड, लंबे समय के लिए 10-10, 15-15 साल के लिए हमें लोन चाहिए। फिर होती है हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड, छोटे कम समय के लिए हमें, और मिडिल टर्म, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स भी हमारी होती है। तो 3 तरह से हमें फाइनेंस की नीड पड़ती है। सबसे पहले देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। सो व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years एंड अबाउ, तो जब हमें 10 साल या 10 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। तो इसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड कहते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड देखिए कहां का यूज होता है? फॉर द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी को परचेज करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड की जरूरत पड़ती है। सेकेंड है मीडियम टर्म, यानी कि मध्य काल के लिए जो फाइनेंशियल नीड्स हमें चाहिए। जनरली 1 साल से 5 साल के बीच मध्य मीडियम टर्म कहलाता है। 5 साल से ज्यादा फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है आपका। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म होता है आपका। तो व्हेन फाइनेंशियल इज नीड फॉर ए पीरियड ऑफ रैंकिंग फ्रॉम 1 year to 10 years, तो जब 1 साल से 10 साल के लिए, ठीक है, तो मीडियम टर्म में ध्यान रखिएगा 1 to 10 years के लिए जब हमें फाइनेंस की नीड पड़ती है तो मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स आपको कहलाती है। 10 साल से ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड होती है, 1 से 10 साल के लिए मीडियम टर्म और 1 साल से कम के लिए शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ फाइनेंस इज यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। देखिए मशीन को रिप्लेस, ओल्ड मशीन खराब हो गई, नई मशीन लेके आनी है, तो उसके लिए हमें मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लार्ज स्केल पब्लिसिटी, तो इन सब, लार्ज स्केल पब्लिसिटी यानी कि बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट करना, तो इन सब के लिए हमें फाइनेंशियल नीड की जरूरत पड़ती है, जो कि फाइनेंशियल मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स के अंडर कवर होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो देखिए व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर लेस देन 1 year, तो जब 1 साल से कम के लिए हमें फाइनेंशियल की जरूरत पड़ती है या फाइनेंस या रुपए की जरूरत पड़ती है, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड कहलाती है। अब कब चाहिए हमें शॉर्ट टर्म? देखिए फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के लिए, पेमेंट ऑफ रेंट की पेमेंट करने के लिए, वेजेस की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट करने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस की पेमेंट करने के लिए। तो इन सब काम के लिए हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये थे आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। अब आपको बताया हुआ है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस के देखिए 3 तरह के सोर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल सोर्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सोर्स। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्स में देखिए क्या क्या है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, रिटेन्ड प्रॉफिट, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, ठीक है। मीडियम टर्म के लिए देखिए कौन कौन से सोर्स है आपके पास? डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक्स। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हो, बैंकों से कैश क्रेडिट यानी उधार पैसा आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म लोन आप ले सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं उन्हें आप डिस्काउंट करा सकते हो, ट्रेड क्रेडिट आप ले सकते हो, इंटर कोऑपरेट डिपॉजिट। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल सोर्स के नीड थे। अब फाइनेंशियल सोर्स के जो ये नीड थे ये 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ओनर फंड। पहला कौन सा होता है फाइनेंशियल नीड का सोर्स? ओनर
फंड आपका होता है जो ओनर खुद लगाता है, ठीक है, ओनर खुद अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है जिसे हम ओनर फंड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कैटेगरीज ऑफ सोर्सेस। तो दो तरह की कैटेगरीज आपकी होती है, ओनर्स फंड एंड दूसरा आपका क्या हो गया ओनर्स फंड के बाद बेसिकली, ठीक है, बोरोड फंड जिसे हम डेट के लिए कहते हैं, बोरोड फंड जिसे हम क्या कहते हैं, डेट भी कहते हैं। तो ओनर फंड होता है जो ओनर खुद अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, खुद रुपया लगाता है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स आपके हो गए। सो द कैपिटल ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। दीज आर थ्री टाइप्स, तीन तरह की ओनर्स कैपिटल होती हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। जो बिजनेस में प्रॉफिट बचता है उन पर ओनर का ही अधिकार होता है, तो जो रिटेन्ड अर्निंग या रिटेन्ड प्रॉफिट होता है वो भी ओनर्स फंड के अंदर आता है। सेकंड होती है हमारी बोरोड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? बोरोड, उधार जो लिया गया। सो द फाइनेंस विच इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। तो जिस फाइनेंस को हम लोन के रूप में लेते हैं बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक्सक्लूडिंग द सोर्स ऑफ ओन फंड, ऑल रिमेनिंग सोर्स ऑफ बिजनेस आर इंक्लूडेड इन बोरोड फंड। तो ओनर फंड को छोड़कर बाकी जो सारे बच गए वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? आपके डेट फंड के अंदर आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। सबसे पहले है मीनिंग, ठीक है, डिफरेंस देखिए ओनर फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। फर्स्ट है मीनिंग। सो ओनर फंड रेफर्स टू द फंड प्रोवाइड बाय ओनर टू द बिजनेस। तो इन्हें कौन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइडेड बाय ओनर्स। ओनर खुद प्रोवाइड करा कर देते हैं, जबकि इन्हें हम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बोरोड करते हैं। सो बोरोड फंड्स आर टेकन बाय बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो इन्हें हम लोन के रूप में आउटसाइडर से लेते हैं। तो ये थी मीनिंग आपकी। सेकंड है आपका टाइप्स, ठीक है। तो ओनर फंड अभी मैंने बताया तीन टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर्स हो गए इसके अंदर, प्रेफरेंस शेयर्स आपके इसके अंदर हो जाते हैं, और थर्ड होता है आपका रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट, ठीक है, एडीआर, जीडीआर, ये सब चीजें इसके अंदर आते हैं। जबकि बोरोड फंड के अंदर डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर बोरोड कैपिटल यानी डिबेंचर, लोन, ये सब चीजें आती है। थर्ड देखिए रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो क्योंकि ओनर तो खुद ही फंड लगा रहा है, खुद ही कैपिटल लगा रहा है, तो यहाँ पर नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती। जबकि बोरोड कैपिटल आपको लेने के लिए, ठीक है, वी नीड सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी कोई ना कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत पड़ती है। फोर्थ देखिए कंसीडरेशन। सो ऑन दिस फंड द ओनर गेट ए प्रॉफिट बाय वे ऑफ कंसीडरेशन। तो यहां से ओनर को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, जबकि यहां से जो होता है, ठीक है, यहां से इन लोगों को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। आपने किसी को उधार पैसा दिया हुआ है तो आपको कंसीडरेशन यानी कि प्रतिफल, कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल या रिवॉर्ड। तो ओनर जब खुद अपनी कैपिटल लगाता है तो उसे प्रॉफिट मिलता है, दूसरों को कैपिटल देता है तो उसे इंटरेस्ट मिलता है। आगे रिस्क ऑफ रिफंड। तो ओनर्स फंड में देयर इज अ रिस्क इन द रिफंड। भाई बिजनेस में तो लाभ भी होते रहते हैं और हानि भी होती रहती है। अगर लॉस हो जाए तो हो सकता है आपकी कैपिटल वापस आए ही नहीं, जो पैसा आपने लगाया वो डूब जाए, ठीक है, उसका लॉस हो जाए, तो यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ रिस्क होता है फॉर द रिफंड ऑफ कैपिटल, यहाँ रिस्क नील होता है, क्योंकि जो कंपनी की असेट्स होती है वो प्लेज की जाती है, उसे गिरवी रखा जाता है। तो जो डेट होल्डर होते हैं वो कंपनी की असेट्स को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई जो ओनर्स कैपिटल होते हैं वो परमानेंट टाइप की होती है। जनरली इट रिफंड टेक्स प्लेस ऑन द वाइंडिंग अप। जो ओनर्स की कैपिटल होते हैं वो केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे ही रिफंड की जाती है, जबकि बोरोवर की जो कैपिटल होती है जितने समय के लिए हमने ली है उस समय के अंदर हमें रिफंड करनी पड़ती है। कंट्रोल ओवर बिजनेस। ओनर जो होते हैं वो बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, जबकि जो डेट होल्डर थे वो केवल, ठीक है, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, वे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये था दोनों में डिफरेंस। थैंक यू।